लालची बहू को सबक। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है ए बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने सोफे पे बैठेगी। तेरी औकात नहीं है सोफे पर बैठने की, भूल गई है क्या? बहू ने सहेलियों के सामने सोफे से खींचकर सास को गिराया। तभी कौशल्या जी अपने पति की तस्वीर के पास जाकर रोने लगी। सही कहते थे जी, आप कितना समझाते थे आप मुझे, पर मैं ही ना समझती थी। अच्छा हुआ यह दिन देखने से पहले आप चले गए। मुझे भी अपने पास बुला लीजिए, और बर्दाश्त नहीं होता अब मुझसे। ऐसा कहकर कौशल्या जी फूट फूट कर रोने लगी। अपनी दादी को रोता हुआ देखकर 8 साल की रूही उनके गले से लिपट गई। मत रोइए दादी, हाँ मेरी बच्ची, मैं नहीं रोऊंगी। दादी, आपको पता है न्याय सहना अन्याय करने वाले से ज़्यादा बड़ा पाप होता है। आज हमारे टीचर ने बताया। और फिर अपनी दादी को किस करके रूही बाहर खेलने चले गए। 8 साल की बच्ची ने कौशल्या जी के अंदर एक अजीब सा जोश भर दिया था। तभी उनकी बहू दमकते हुए उनके कमरे में आई और थाली पटकते हुए बोली, यह ले बुढ़िया, अपने बेटे के आने से पहले चुपचाप खा लेना, वरना यह भी नहीं मिलेगा। कौशल्या जी ने थाली में देखा तो रोज की तरह आज भी दो रोटी और थोड़ी सी सब्जी थी। कौशल्या जी ने थाली को उठाई और बाहर कुत्तों को डाल दिया और हॉल में जाकर टीवी ऑन करके सोफे पे पैर पसार कर आराम से टीवी देखने लगी। ए बुढ़िया, दिमाग खराब हो गया है तेरा? पहले कुत्ते को खाना फेंक दिया और फिर अभी महारानी की तरह पैर पसार कर बैठे हैं। कितनी बार कहा है तुझे कि सोफे पर मत बैठा कर। और टीवी का बिल क्या तेरा वो स्वर्गवासी पति भरेगा आकर? रोहिणी ने जैसे ही टीवी का रिमोट उठाकर टीवी बंद करना चाहा कि कौशल्या जी ने आज उसका हाथ थाम लिया और खींचकर 2 तमाचे रोहिणी के गाल पे जर दिए। खबरदार बहू, अब से ऐसी गलती करने की सोचना भी मत। रोहिणी हैरानी से कौशल्या जी की ओर देखने लगी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक से उसके साथ क्या हुआ। बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पे हाथ उठाए, अपनी औकात भूल गई है क्या? तभी दूसरा थप्पड़ भी रोहिणी के गाल में पड़ा। क्या कहा तुमने? मेरी औकात तो आज मैं तुझे दिखाऊंगी तुम्हारी। और हाँ, अभी क्या बोल रही थी तुम कि बिल क्या मेरा पति भरेगा? तुम भूल गई हो शायद। तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि इस घर की एक एक चीज़ मेरे पति के हाथों की खरीदी हुई है, और हर चीज़ का बिल अभी भी मेरे पति के पैसों से भराया जा रहा है। मेरे ही पति कमाई पर ऐश करती और मुझे लाल पीली आंखें दिखाती है। मैं अब तक चुप थी क्योंकि मैं घर की शांति भंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन बस अब और नहीं। मैंने जो कल पेंशन के पैसे दिए थे वो वापस ला कर दिए, और मेरे पति का एटीएम कार्ड भी, वरना आज मैं अपने बेटे के घर आते ही तेरी सारी करतूतें बता दूंगी। सब कुछ अपनी हाथ से फिसलता देख रोहिणी कौशल्या जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। माँ जी, माफ़ कर दीजिए मुझे, पर अपने बेटे से कुछ मत कहिए। आप तो जानते हैं अगर उन्हें सच्चाई का पता चला तो वो मेरा क्या हाल करेंगे। फिर रोहिणी मक्खन लगा के, इसलिए उन्हें अभी भी मेरे पास ही रहने दीजिए। कौशल्या जी कड़क लहजे में बोली, बहू तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने बाल वही धूप में सफ़ेद किए हैं? अगर तुमने अभी के अभी मेरे एटीएम कार्ड और पेंशन के पैसे वापस 2 मिनट के अंदर मेरे हाथों में लाकर नहीं रखे तो तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ अब क्या कर सकती हूँ। बहुत तड़पा लिया तुमने मुझे, यहाँ तक कि खून के आंसू तक रुलाए हैं। एक एक पैसों के लिए तुमने मुझे मोहताज बना दिया था। अब मैं हुक्म चलाऊंगी। रोहिणी दौड़कर फटाफट कमरे में गई और एटीएम कार्ड और पैसे वापस लाकर कौशल्या जी के हाथों में रख दी। कौशल्या जी बोली, अब जाओ कुछ बढ़िया सब मेरे लिए बना कर लाओ। रोहिणी बड़बड़ाते हुए रसोई में चली गई। कौशल्या जी अपने एटीएम कार्ड और पेंशन के पैसे अपने पति की तस्वीर के पीछे रखे और बोली, माफ़ करना जी, आज मैंने आपकी बात मान ली। काश यह बात मैंने पहले मान ली होती तो मुझे इतने बुरे दिन देखने नहीं पड़ते। यह सब कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई और उसके सामने अपने बीते हुए कल का चलचित्र घूमने लगा।
जब उनकी बहू ने उस पर इतने अत्याचार किए थे। कौशल्या जी खुद से बातें करते हुए दीवार पर लगे कैलेंडर को उंगलियों से छूकर देखते हुए बोले, कैलेंडर देखने से पेंशन नहीं आ जाएगी माँ जी? वैसे पेंशन का इंतजार क्यों हो रहा है? अभी तो दवाई भी खत्म नहीं हुई होगी आपकी, और आपके पीछे महीने की तो 1000 रुपये दिए थे। क्या किया आपने? उतने रुपए का गोलगप्पा खा लिया क्या? कौशल्या जी की बहू रोहिणी ने आंखें तरेर कर बोला, अरे नहीं बहुरिया, आजकल घुटनों में ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए एक बार मालिश करने वाले को बुला लिया था और मालिश के तेल की नई बोतल भी बाजार से मंगवा ली थी। उसके पास के बच्चे कुछ पैसे से रूही को चिप्स खरीदी थी। अब कुछ पैसे नहीं बचे। एक बार पेंशन आ जाए तो मालिश वाले को फिर बुला लूँगी, बड़ा आराम होता है। कौशल्या जी ने सफाई दी, बस रहने दीजिए माँ जी, इसी फिजूल खर्ची की वजह से आपका एटीएम अब मेरे पास है। अभी छोड़ी इन बातों को, रात हो रही है, मुझे सोना भी है। आपका क्या, कितनी भी देर में सोए तो कौन सा मेरी तरह सुबह जागना होता है? आराम से जब मरी तब सो जाओ और बिना बनाए खाना खाओ, मुंह बिचकाते हुए रोहिणी ने बोला और एक थाली में 2 रोटी लेकर कौशल्या जी के आगे रख दी। कौशल्या जी ने देखा थाली में मुड़ी हुई रोटी है और उसके ऊपर दूध डाला दिया गया है। दूध इतना कम है कि वह घी के समान प्रतीत हो रहा था। कौशल्या जी बोली, बहू मुझे यह सूखी रोटी नहीं खाई जाएगी। चुप कर बुढ़िया, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे लिए अपना घर लुटा दूँ? चुपचाप खाना है तो खा, वरना इसे भी उठा कर ले जाऊंगी। और खबरदार, अगर बेटे के आगे अपना टुकड़ा लेकर बैठी तो बहू की बातों से कौशल्या जी की आंखें भर आए। थोड़ी देर पहले बैगन की भाजी बनने की खुशबू आ रही थी, पर बहू ने उन्हें यह खाने को दिया है। बचत के नाम पर उनके हिस्से की सब्जी बचाते हैं। अपनी झुर्रियाँ भरी गालों पर आए कुछ बूंदे को अपनी सूती साड़ी से के आंचल से उसने पोंछ लिया और खाने के थाली को प्रणाम कर भूखी सोने चली गई। माँ माँ की आवाज़ से कौशल्या जी सुबह जब आंखें खुली तो सामने उनका बेटा दिनेश खड़ा था। तुमने रात में खाना नहीं खाया? रोहिणी ने तुम्हारे खाने की थाली को देखकर मुझे अभी बताया। ओ बेटा, तू जानता है तेरी माँ को मीठा नहीं चटपटा पसंद है। ऊपर से दूध भी इतना कम था कि सूखी रोटी खाने की इच्छा नहीं हुई। कौशल्या जी बोली, माँ अगर चिप्स से पेट भर गया तो बताओ ना, झूठ क्यों बोल रही हो? रूही के हिस्से का दूध भी तुम्हें तुम्हारी बहू देती है ताकि तुम स्वस्थ रहो। अब बुढ़ापा में इतना चटोरापन ठीक नहीं। बीमार पड़ोगी तो कितना खर्च होगा। सही से खाना पीना तुम्हारा उम्र का तकाजा है, समझा करो माँ। दिनेश एक सांस से बोलता गया। कौशल्या जी चुप रही। बहू की शिकायत करना उन्हें अपने आदर्श के खिलाफ लगा। रूही के हाथों से प्यार से एक चिप्स खाया था उन्होंने। कैसे बहू ने अपनी गलती को उल्टे उनके पाले में डाल दिया। कौन सुबह सुबह बेटा को बताया कि उनकी पत्नी उसकी माँ को सही ढंग से खाना भी नहीं परोसती है। वैसे बेटे को बताकर भी क्या है, उसे खुद समझना चाहिए माँ के दर्द को। फैक्ट्री में डबल शिफ्ट काम करके बहू से प्यार से उनके बारे में जो भी बता देती है वही बातें उसे सही लगती हैं। अगर ऐसा ना हुआ होता तो खाना न खाने की वजह से पहले वो उनसे उनकी तबीयत के लिए पूछताछ करता। देखो माँ, रोहिणी ने कितनी समझदारी से घर संभाल रखा है। याद है तुम्हें, पहले हर महीने के आखिरी सप्ताह तक तुम्हारे पेंशन और मेरी सैलरी ख़त्म हो जाती थी। जब तुम्हारी पेंशन बंद हो गई थी तो हमारे पास कोई बचत नहीं था, और अब देखो हर महीने बचत हो रही है। तुम ही कहती हो ना कि मेरे जाने के बाद मेरा श्राद्ध कर्म धूमधाम से करना, तो इस बचत से तेरा श्राद्ध कर्म धूमधाम से कर देंगे। कौशल्या जी चुपचाप नम आंखों से अपने बेटे को देखती रही। दिनेश थोड़ी देर में तैयार होकर फैक्ट्री चला गया। पोती रूही भी स्कूल जा चुकी थी। कौशल्या जी नहा धोकर निकली तो बहू ने खाना दिया। खाकर वो भी बाहर निकल आई। सामने पार्क में बेंच पर बैठकर सोचने लगी, अभी तक पेंशन नहीं आई, कहीं पिछली बार की तरह किसी वजह से रुक तो नहीं गया। जरा बैंक जाकर पता करती हूँ। दवाई भी खत्म होने वाली है, ऊपर से यह मुआना घुटने का दर्द। 1 पैसे नहीं बचे। कैसे पुलाव मालिश वाली को घर के बाहर परिचित रिक्शा वाली से आग्रह कर
कौशल्या जी बैंक पहुंच गई। वहां जाकर बैंक अधिकारी से बातें सुन उसके पाँव के नीचे की जमीन खिसक गई। आंटी, पेंशन तो आ गई है, लगभग सारे पैसे भी निकल गए हैं, वो भी एटीएम से। यह कल की बात है। कौशल्या जी अधिकारी को अपने घर की कहानी न बताकर वापस आ गए। उन्हें अपने पति की बात याद आने लगी। मैंने अपने और तुम्हारे लिए पेंशन प्लान ले रखा है। दोनों में से कोई भी पहले जाएंगे तो दूसरा अकेले रह जाएगा। मैं तुम्हारे बिना रह जाऊंगा, पर तुम कैसे रहोगी मेरे बिना? ना समझ मेरी पत्नी, इसलिए यह सब बता रहा हूँ। मेरे जाने के बाद अपनी पसंद की साग सब्जी खुद से खरीद लाना और अपनी पसंद का गोलगप्पा भी खा लेना। दिल करे तो पूजा के लिए मंदिर में दान करना और अपनी खुशी से पर्व त्योहार में बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप कुछ रुपए भी देना। जब पैसा तुम्हारे पास है तो स्वतंत्र भी पास में है। पेंशन के पैसे ज़्यादा नहीं होंगे, पर इतने ज़रूर होंगे जितने में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए तुझे बच्चों के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा। इस एक बात और याद रखना, अपने आप को उम्र का हवाला देकर निराश न होना, अपनी आंखें खुली रखना और अपने फैसले खुद लेना। कितना सही कहा था उन्होंने उस समय। उनकी बातों से कितना नाराज हो गई थी कौशल्या जी। 2 दिन तक उनसे बोली नहीं थी, क्योंकि कौशल्या जी को उनसे पहले जाना था इस दुनिया से। लेकिन भगवान के कुछ और ही मंजूर थे। एक दिन कौशल्या जी के पति को हार्ट अटैक आया और वो इस बुरी दुनिया में अकेले उन्हें छोड़कर चले गए थे। पति के जाने के बाद उनकी कहीं पर हर बात कौशल्या जी अमल करने लगी। जिंदगी पटरी पे थी, लेकिन इसी क्रम में एक बार जीवन प्रमाण पत्र बैंक में समय पर न देने की वजह से पेंशन नहीं आ पाई। कौशल्या जी बीमार भी रहने लगी थी। माँ की बीमारी का खर्च करने में 1 महीने में दिनेश की हालत खराब हो गई। वह चिल्लाने लगा। हर छोटी छोटी बातों पे घर में लड़ाई होने लगी। एक एक पैसे का हिसाब होने लगा और बात लेकर कौशल्या जी के पेंशन पे आ गई। माँ, आप अपनी पेंशन को सेव क्यों नहीं करती? आपके सारे पेंशन के पैसे कहाँ चले जाते हैं? अगर आपकी फिजूल खर्ची नहीं की होती तो अभी आपके अकाउंट में कुछ तो पैसे होते और आज हमारा यह हाल नहीं होता। आपकी दवाई का खर्च निकालो या रूही के ट्यूशन का फीस भरो। दिनेश गुस्से में बिलबिला रहा था। दिनेश की बातों से कौशल्या जी टूट गई थी। छोटी नौकरी में दिनेश के पापा ने उसे पढ़ाया लिखाया और अवकाश से अधिक हर सुविधा दी, और आज एक माँ का खर्च उसके लिए बोझ बन गया था। अपनी पसंद की सब्जी लाती हूँ तो पूरे परिवार की सब्जी का खर्च कम होता है। पोती को प्यार से कुछ खरीद देती हूँ तो दादी होने का सुख मिलता है, और कभी कभी रोड किनारे से गोलगप्पे खा लेती हूँ। तो यह फिजूल खर्ची कैसी हो गई? हर महीने अपने लिए सिर्फ साबुन, दवाई और कुछ ड्राई फ्रूट्स मंगवाती हूँ तो यह भी उन्हीं का खर्च करती हूँ। अगर मैं न करती तो उन्हें यह सब करना होता। खैर, बेटे के बातों से दिल टूट गया, लेकिन बेचारा वो भी मजबूर था। उसकी नौकरी भी लॉकडाउन में चली गई थी, इसलिए वो चिड़चिड़ा सा रहने लगा था। तो उन्होंने अपना एटीएम बहू को दे दिया और कहा, मेरे एटीएम को रख और सारे खर्च का तो उस बचत से मेरा इलाज हो जाए, और अगर बीमार पड़े बिना मैं मर जाऊं तो उसी बचत से मेरा श्राद्ध कर्म कर देना। अभी से एटीएम रोहिणी के पास था। कौशल्या जी की निंदा कॉल बेल की आवाज़ से भंग हुई। जब वो कमरे से बाहर आई तो रोहिणी दरवाजे पे खड़े किसी व्यक्ति से कुछ ले रही थी। उन्हें देख उसने उस सामान को अपने आंचल में छुपा लिया और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। कौशल्या जी को सारी बातें समझ आ गई। अभी दरवाजे पर जिस व्यक्ति को उन्होंने देखा था वो गहनों की दुकान पर काम करता था। रोहिणी ने उसे उसके पेंशन के पैसे देखकर कोई जेवरात बनवाया होगा, यानी जब से उन्होंने उसे एटीएम दिया है वो उसे पैसे निकाल अपना खर्च करती है, और जब दिनेश की तनख्वाह आती है तो उसे कौशल्या जी 1000 देती हैं। उन्हें यह भी समझ आ गई कि क्यों उन्हें हर महीने 5 दिन देर से दवाई मिलती है। दिनेश की सैलरी महीने ख़त्म होने पर आती है, जबकि उनकी पेंशन महीने ख़त्म होने से 5 दिन पहले आती है। कौशल्या जी गुस्से में बड़बड़ाने लगी, यही उनकी बचत है। जब से एटीएम दिया है ना सही से सब्जी खाने को मिली है, न मंदिर में दान दिया और अपनी पसंद के
गोलगप्पे को खाए कई महीने हो गए। हर ज़रूरत और शौक के लिए इसे मांगना पड़ता है। एक मालिश तेल के लिए 5 दिन से दर्द सह रही हूँ। रूही को भी कुछ देने से पहले सोचना पड़ता है। सही कहते थे दिनेश के पापा, एटीएम मेरी आज़ादी है। जब तक यह मेरे पास है तब तक तू स्वतंत्र है। इसी के बदौलत तू अपना ख्याल रख सकती है। कौशल्या जी अपनी पति की तस्वीर के पास जाकर रोने लगी। सही कहते थे आप अपनी पत्नी ना समझे हैं। अच्छा हुआ आप यह दिन देखने से पहले चले गए। मुझे भी अपने पास बुला लो। तभी रूही दौड़ते हुए आई और उनके गले से लिपट गई। रूही अपनी रानी पोती कैसी है? मेरी जान आज क्या पढ़ाई हुई है? स्कूल में पोती के माथे को चूमते हुए कहा। दादी तुम्हें पता है गीता में कहा गया है अन्याय सहना अन्याय करने से ज़्यादा बड़ा पाप है। आज हमारी मोटिवेशनल क्लास थी। रूही मुस्कुराते हुए बोली और फिर भागते हुए एक दूसरे कमरे में रूही चली गई। पर कुछ ऐसा कहा गई जिसकी कौशल्या जी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कुछ सोच समझ कर उन्होंने अपने शौक को अर्थात में बदलने के लिए फ़ोन घुमाया और जोहरी से बात कर सारा माजरा समझ गई। तभी रोहिणी कमरे से बाहर निकली और उसने नज़र छुपाकर रसोई में जाने लगी। सुन बहुड़िया, आज खाने में दूध रोटी नहीं पालक की पकड़ी वाली सब्जी बनाओ। तुझे जब से एटीएम दिया है तूने ऐसी बचत शुरू की है कि अच्छा खाने को तरस गई हूँ। कौशल्या जी ने ऊंची आवाज़ में कहा। माँ जी थोड़ा तो उम्र का तकाजा को ध्यान में रखिए। इस बुढ़ापे में इतना चटर पटर खाना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और फिर हमें मुश्किल हो जाएगा। तू मेरी तबीयत की परवाह मत कर। पालक अभी 100 रुपये किलो है और तेल भी कितना महंगा हो गया है। बचत नहीं करूँगी तो आपकी बीमारी और श्राद्ध में कैसे खर्च करूँगी? मुंह घुमाते हुए रोहिणी ने तपाक से जवाब दिया। मेरे श्राद्ध को छोड़, वो तो मरने के बाद की बात है। अभी मैं जीवित हूँ। पहले यह बता कि तेरे पैर में ये नए चांदी के बिछुए कहाँ से आए? मेरे पेंशन के पैसे से बचत करके। कौशल्या जी बोली। पेंशन के पैसे? नहीं, यह तो मेरी माँ ने भेजे दिए थे। अपनी झूठ पकड़े जाने से रोहिणी हकलाने लगी। देख बहुड़िया, मुझे सब पता है। आज मैं बैंक गई इसलिए झूठ बोलने की कोशिश मत करना। तू हर महीने पेंशन आते ही एटीएम से निकाल लेती और मुझ पर खर्च की जगह अपने लिए पायल और बिछुए बनवाती है। अभी मैं जोहरी से नौकर को दरवाजे पे भी देखा था। तुझे एटीएम देकर मैंने गलती कर दी। अभी के अभी मेरा एटीएम मुझे वापस कर देना, वरना तेरी सारी करतूत दिनेश को बता दूंगी और आज के बाद अगर इस तरह की हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार मैं तुझे सुधरने की मौका देती हूँ। कौशल्या जी ने सीधे शब्दों में उसे समझा दिया। उनकी बातें सुनते ही रोहिणी उनके पैरों पे गिर पड़ी। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। दिनेश को यह सब नहीं बताइएगा। मुझे लालच आ गया था। मैं अभी आपका एटीएम आपको वापस कर देती हूँ। एटीएम लेकर कौशल्या जी वहाँ से अपने कमरे में गई और अपने पति के फ़ोटो के नीचे रखे तख्त पर उन्हें रख दिया और तस्वीर से बोली, बहू की कोई बात दिनेश को बताना नहीं चाहती। वो बेचारा थका हारा घर आता है। मेरी बातों से घर की शांति भंग हो गई। रोहिणी शायद आज की घटना के बाद अपनी हरकतों से बाज आ जाए। उसे सद्बुद्धि देना। मैं चली मालिश वाली को फ़ोन करने। कल से उसे बुला लूँगी और उससे पहले एटीएम के खाते में बचे कुछ रुपया निकालूँ। अपने ही कहा था एटीएम बुढ़ापे का सहारा है। आपके जाने के बाद भी मेरा उतना ही ख्याल रखा जितना पहले रखते थे। कौशल्या जी को महसूस हुआ कि उसके पति तस्वीर में नहीं उसके साथ उनकी बगल में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उस दिन के बाद से रोहिणी और कौशल्या जी से एक बार भी दुर्व्यवहार नहीं किया। रोहिणी में सुधार आता देख कौशल्या जी ने बेटे से कुछ नहीं कहा था क्योंकि वो बेटे का घर उजाड़ना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे रोहिणी उनका खूब ध्यान रखने लगी थी और परिवार की खुशियाँ वापस से लौटने लगी। कुछ महीने बाद कौशल्या जी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन उस वक्त उनकी बहू सबसे ज़्यादा रोई थी। जाने से पहले वो अपनी सब कुछ अपनी बहू और बेटों के नाम कर गई थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पर यदि नए हो तो
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।